अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज जो है हम जनरल मेडिसिन का चैप्टर 11 ठीक है उसको स्टार्ट करेंगे, हेमाटोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन हम डिसऑर्डर को देखते जाते हैं। सबसे पहले जो हम डिसऑर्डर देखेंगे वो हम आरबीसी डिसऑर्डर देखेंगे। अच्छा, जो जनरल मेडिसिन आपका जो ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, वही जो पहले आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, पैथो और फार्मा। मतलब डिसऑर्डर पढ़ते हो, साथ में उसकी मेडिसिन के बारे में, ठीक है, मेडिकेशन के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के जो ये इंडिसेस है, इसमें क्या है कि हेमोग्लोबिन मैन में कितना होता है 13.6 से 17.2। लाइक आप बस ये याद रखें कि मैन का जो है ना 13 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वुमेन का जो है वो आपका 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हेमोग्लोबिन लेवल जो है 12 से कम है वुमेन का। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा ना, उसमें आपको लाजमी जेंडर वो मेंशन करेंगे, ठीक है। जेंडर लाजमी मेंशन करेंगे। अगर जेंडर मेंशन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल वो हेमोग्लोबिन के देते हैं आपको कि हेमोग्लोबिन जो है ना वो 12 है, तो आप बताएं कि ये इसको एनीमिया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो अब आप अगर उन्होंने जेंडर नहीं दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यही सोचेंगे अगर वुमेन जेंडर होता फिर तो ये एनीमिक पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर मेल पेशेंट है तो फिर ये एनीमिक होता। तो इसका मतलब कि जेंडर का मेंशन होना हर हाल में लाजमी है, ठीक है। जेंडर मेंशन होगा तो आप फैसला कर सकेंगे कि ये पेशेंट जो है वो एनीमिक है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मैन का 13 याद रखना है और वुमेन का 12 याद रखना है। और बाकी बच्चों में जो होता है ना, जो न्यू बोर्न में होता है, वो होता है आपका 15, ठीक है। वो आप मेंशन कर लें अपने पास ना। अच्छा, उसके बाद रेड सेल काउंट जो होता है वो आपको पता है कि माइक्रोलीटर में होता है। और मैन में देखें 4.3, मतलब आप बस पूरी रेंज अगर नहीं भी याद रख सकते हैं, बस ये याद रखें कि मैन में जो है ना 4 लीटर तक होता है और वुमेन में जो है ना वो 3.5 लीटर तक होता है, ठीक है। ये रेड सेल काउंट। अच्छा, उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर सेल वॉल्यूम है, एमसीवी जिसे हम कहते हैं, वो कितना है? वो 82 से 96 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये एक मतलब नॉर्मल रेंज है इसकी। अच्छा, ये क्या होता है? ये एवरेज वॉल्यूम होता है रेड ब्लड सेल का। जो एमसीवी है ना, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपको एमसीवी शो करवाता है। इसके अलावा जो एमएसएच होता है ना, ये बेसिकली कलर को शो करता है। लाइक एवरेज मास ऑफ हेमोग्लोबिन पर आरबीसी शो करता है कि भाई पर आरबीसी जो है हेमोग्लोबिन का कितना मास है, ठीक है। तो इस तरह से। और ये इसकी रेंज देख लो 27 से 33। ये याद ना भी रहे, ये ऊपर वाली 2 चीज़ें तो लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? MSHC जिसे क्या कहते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको ये क्या होता है? ये एवरेज हेमोग्लोबिन होता है, एवरेज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन आरबीसी। मतलब पूरे आरबीसी में जितने भी हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी ना, वो आपका MCHC है, ठीक है। जबकि जो पर आरबीसी, एक आरबीसी के ऊपर जो हेमोग्लोबिन का एवरेज मास है वो आपका क्या है? MSH है, ठीक है। सो इसकी रेंज याद देख लीजिएगा एक नज़र। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वो क्या होती है? ये क्या होती है? ये वेरिएशन होती है। जो आरबीसी के जो साइज़ होते हैं ना, पेरिफेरल ब्लड में जो आरबीसी के साइज़ है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये उसको शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनकी रेंज ना भी याद रहे, इट्स ओके, लेकिन जो फर्स्ट 2 है उनकी लाजमी याद रखेगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम अपना, ये जो है ना पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि आपको पता होना चाहिए, लाइक कि भाई एनाइसोटोसिस का क्या मतलब है, ठीक है। पॉइकिलोसाइटोसिस का क्या मतलब है? अब एनाइसोसाइटोसिस का ये मतलब है कि एबनॉर्मल साइज होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल साइज लाइक जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हेमोग्लोबिन में कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ठीक है। और जो एबनॉर्मल शेप है उसे पॉइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। तो अभी आगे जब ये वर्ड आएंगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। और ये जो एनाइसोसाइटोसिस है, ये आपको थैलेसीमिया में मिलेगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगा। और जो पॉइकिलोसाइटोसिस जिसमें एब्नॉर्मल शेप देखते हैं, ये आपको माइलोफिब्रोसिस में मिलेगा, थैलेसीमिया में मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर आगे आती है तो आप यहाँ से देखकर उसको समझ सकते हो। उसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स, ये क्या है? ये लार्जर स्पेरिकल रेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कौन से कलर के होते हैं? ब्लूइश कलर होता है। और वो क्यों होता है ब्लूइश कलर? क्योंकि इनमें फ्री राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। अब रेटिकुलोसाइट जो है ना, ये इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता,
ठीक है। और ये जो है क्या, ये एक दिन लेते हैं, ये एक दिन लेते हैं मिच्योर होने में, और मतलब जब ये मिच्योर होते हैं तो आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो परसेंटेज में होता है। पेरिफेरल ब्लड सेल्स है, बस इतना जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि ब्लूइश कलर होता है राइबोसोमल आरएनए की वजह से, ठीक है। और एक दिन लगता है मिच्योर आरबीसी में कन्वर्जन में, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट है। इसके अलावा क्या है कि ये मार्कर है इफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस का, ठीक है। ये क्या है, मार्कर है एरिथ्रोपॉइसिस, जो कि बोन मैरो का जो रिस्पॉन्स होता है ना टू एनीमिया, तो ये उसका जो है ना मार्कर है। लाइक अगर किसी में हमें एनीमिया चेक करना है तो हम उसका रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करेंगे, वो आगे टेस्ट है तो आप देख लेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने जो हमारा एनीमिया, व्हाट इज़ एनीमिया, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज इन आरबीसी मास, आरबीसी मास का कम हो जाना। अब आरबीसी मास जिस तरह से आपने ऊपर देखा, तो उसको जिस तरह से आपने देखा कि भाई मैन में जो है कितना था, 4 लीटर था, और वुमेन में जो है वो 3.5 लीटर था, ठीक है। अब इसको काउंट करना और एनीमिया का पता लगाना कि भाई पेशेंट एनीमिक है या, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, आरबीसी की जगह हम हेमोग्लोबिन को ले लेते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन जाहिर सी बात है, जो हेमोग्लोबिन जो है ना वो आरबीसी के डायरेक्ट रिलेशन है, जितना हेमोग्लोबिन होगा उतना आरबीसी भी ज़्यादा होगा, जितना हेमोग्लोबिन कम होगा उतना, तो इस वजह से हम जो है ना जो टेस्ट में जो देखते हैं ना वो हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इजीली देख पाते हैं, और इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि पेशेंट एनेमिक है या नहीं, क्योंकि आरबीसी के ज़रिए पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये एक एक्स्ट्रा बात थी। तो बेसिकली एनीमिया क्या है, डिक्रीज इन आरबीसी मास। मेन में हेमेटोक्रिट कितना होता है, लेस देन 40% होता है, और हेमोग्लोबिन कितना होता है जो है वो, मतलब सॉरी, लाइक जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि अगर लेस देन 13 गया, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो मेंशन है, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हेमोग्लोबिन के जरिए से जज करते हैं कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मेन में कितना होता है 13, तो अगर 13 से कम होगा तो पेशेंट क्या होगा, एनीमिक होगा। और अगर वुमेन का मैंने बताया था कि 12 है, ठीक है। अगर 12 से कम होगा तो पेशेंट क्या होगा, एनीमिक होगा। और दूसरा आप हेमोटोक्रिट से भी देख सकते हैं कि अगर लेस देन 41% होगा तो मैन होगा, मैन में अगर लेस देन 41% होगा तो एनीमिक होगा, अगर वुमेन में लेस देन 36% होगा हेमोटोक्रिट तो क्या होगी, वो एनीमिक होगी, ठीक है। सो ये देख लिया। अब एनीमिया को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, एनीमिया को हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की एमसीवी के बेस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, किसकी, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स की। जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले बताया, रेटिकुलोसाइट काउंट के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि यार ये एनीमिक है या नहीं, ठीक है। सो बेटे रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है वो रेफ़र करता है रेटिकुलोसाइट काउंट को, जाहिर सी बात है। अब इसको निकालते कैसे हैं, बस ये फार्मूला अगर आप जहन में रख लें, रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ना, रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को किस तरह से निकालते हैं, जो भी रेटिकुलोसाइट काउंट होगा जो कि परसेंटेज में होगा, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड में जितना भी होगा परसेंटेज, क्यों कह रही हूँ कि परसेंटेज में होगा, अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। और साथ में पेशेंट हेमेटोक्रिट, अब पेशेंट हेमेटोक्रिट आपको पता होगा कि यार पेशेंट मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसका हेमेटोक्रिट ले लिया और डिवाइड कर देना है नॉर्मल हेमेटोक्रिट से। अब आप बोलेंगे मैम नॉर्मल हेमेटोक्रिट हमें क्या पता, तो बेटे वो 45% होता है, ठीक है। अब अगर आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2% आ गया तो इसका मतलब एडुकेट बोन मेरो है, रिस्पॉन्स है, ठीक है, ठीक चल रहा है सब कुछ। लेकिन अगर लेस देन 2% आ गया तो हाइपर प्रोलिफरेशन हुई है, मतलब मीन इनएडुकेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये बस इसमें कुछ खास नहीं था, वही पहले वाली बात थी जो मैंने आपको बताई, अगर उससे कम होगा तो एनीमिक होगा, ठीक है। और न्यू बोर्न में मैंने कितना बताया था, 15। अगर इस न्यू बोर्न में अगर जो है 15 से कम होगा तो फिर वो क्या होंगे, एनीमिक होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एनीमिया की जो टाइप्स है ना, वो मैंने क्या कहा कि एमसीवी की बेस पे हम एनीमिया को क्लासिफिकेशन करते हैं ना। तो एमसीवी जो है आपका, मैंने आपको ऊपर रेंज बताई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो मैं दिखा दूँ, मैंने आपसे ये 82 से 96 रेंज है ना एमसीवी की, और इसी की बेस पे हम जो एनीमिया को ना क्लासिफाई करते हैं। तो बेटे अगर ये जो एमसीवी है अगर ये लेस देन 80 हो तो ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, अगर मोर देन 100 हो तो मैक्रो है, क्योंकि बड़ा हो गया ना। 82 से 96 था पीछे ना, तो 100 से ज़्यादा, तो इसका मतलब कि बड़ा साइज होगा, ये मैक्रो होगा। और नॉर्मोसाइटिक मीन वही 80 to 100, तो ये मतलब नॉर्मोसाइटिक हो एनीमिया होगा, लाइक नॉर्मल साइज है जिस तरह से है। अब नॉर्मो में फर्दर लो रेटिकुलोसाइट काउंट है,
ठीक है, और हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है। हाई रेटिकुलोसाइट जिसमें मोर देन 2% है, और लो में क्या है, लेस देन 2% है। अब आपने ये डेफिनेशन, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको याद रखना है। और अगर यहाँ पे याद ना भी रखें ना, जब आगे आप डिटेल में पढ़ोगे ना, पूरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, ये पूरा बहुत डिटेल में आपने आगे पढ़ना है 1 बाय 1, तो तब आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा आप खुद। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये सब आपके माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, आप सीधा से याद रखें। ठीक है, सिट्रोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, सीता से आपने माइक्रोसाइटिक एनीमिया याद रख लिया। और इसमें आप क्या रखें, इसकी भी कोई ट्रिक बना लें आप। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी जो हो जाती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, ये 4 आपके आते हैं मैक्रो में। ठीक है, और नॉर्मल में लो रेटिकुलोसाइट जिसमें लेस देन 2% काउंट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको लो कह रहे हैं। और हाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोर देन 2। तो लो में क्या है, अगर ब्लड लो जो है आपका 1 वीक से कम तक हो, 1 वीक तक लाइक चल रहा है। ठीक है, या कोई ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, कोई रीनल फेलियर, या अर्ली स्टेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या अर्ली स्टेज एनीमिया क्रोनिक डिसीज है, तो ये सब लो रेटिकुलोसाइट काउंट में आता है। लाइक साइज तो नॉर्मल है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हो गया है, कम हो गया। वो क्यों हो गया है, इन सिचुएशन में। इस तरह से साइज तो नॉर्मल है, लेकिन क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ गया है। और वो इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अंदर वाला कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी। ठीक है, ये वो है, हेरिडिस्पिरोसाइटोसिस और पैरोक्सिल नॉक्शल हेमोग्लोबिनुरिया। तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ ले, अगर याद हो जाता है, अगर नहीं भी याद होता तो आगे तो आपने जब डिटेल में पढ़ोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में ब्लड लॉस अगर मोर देन 1 वीक हो गया, इसमें क्या था, लेस देन 1 वीक। अगर मोर देन 1 वीक हो गया तो एक्सट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट के नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। ठीक है, इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हम 1 बाय 1, जिसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, सीता। अब सीता से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी में, थैलेसीमिया और एनीमिया क्रोनिक डिसीज। तो ये 4 हमने माइक्रोसाइटिक एनीमिया में पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सबसे पहले तो इसकी आप ये देखें एपिडेमियोलॉजी के, भाई ये जो है मोस्ट कॉमन एनीमिया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वर्ल्ड वाइड, ये कह लो। ठीक है, डाइटरी आयरन इज रीअब्जॉर्ब इन द ड्यूटनम। अब डाइटरी आयरन लाइक जो हम आयरन लेते हैं ना, वो हम फेरिक की फॉर्म, फेरिक जो है ना, इसकी फॉर्म में हम लेते हैं, जो हम डाइटरी आयरन लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो ईसोफेगस से फिर स्टमक और फिर इंटेस्टाइन में आता है ना, तो इंटेस्टाइनल सेल में जो है ना ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ये जो है ना फेरिक, ये फेरिक को अलाउ नहीं करता वो ट्रांसपोर्टर। वो किसको अलाउ करता है, वो आपका फेरिस को अलाउ करता है। ठीक है, तो फेरिक टू फेरिस कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, HCl। ठीक है, तो HCl की बदौलत या विटामिन सी की बदौलत, ठीक है, इसकी बदौलत ये क्या होती है, कन्वर्जन होती है फेरिक टू फेरस। ठीक है, और जब फेरस में कन्वर्ट हो जाता है तब यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल से ट्रांसपोर्टर इसको अलाउ करते हैं, और दूसरे ट्रांसपोर्टर से ये 7 पड़ी ब्लड वेजल में रिलीज हो जाता है। और जब ये ब्लड में जाता है ना, तब क्या होता है कि ये दोबारा से क्या हो जाता है, दोबारा से अपनी असल हालत में चला जाता है, किसमें, फेरस टू फेरिक। लाइक ये जो कन्वर्जन हुई है ना, जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस हुई है। ठीक है, बाकी ब्लड वेजल में जब जाएगा तो ये दोबारा से फेरिक फॉर्म में, जो हमने डाइटरी आयरन जो फेरिक फॉर्म में ली थी, वही दोबारा ब्लड वेजल में उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट होके रिलीज होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली चीज़ जो मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी आपको। अब पढ़ते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा। डाइटरी आयरन इज रीअब्जॉर्ब इन द ड्यूडनम। ठीक है, ऑक्सीडाइज आयरन, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, फेरिक मस्ट बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप ये तो पता है ना कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ये तो पता होगा ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, चलो ये बता दें। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखें, फेरिक था ना +3 था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Fe+2 में चला गया। ठीक है,
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से +3 से +2 में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके क्या हो गया 4 +2 हो गया, फेरस में आ गया। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइज जो आयरन है ना, जो कि फेरिक फॉर्म में है, वो रिड्यूस हो जाती है, लाइक वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाती है। किस लिए? फॉर रीअब्जॉर्प्शन। और कहाँ पे होती है? ड्यूटेरियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? पार्ट है। अच्छा, आयरन, और दूसरी बात ये भी याद रखें कि जो हम प्लांट से आयरन लेते हैं ना, वो हमेशा नॉन हीम फॉर्म होती है। अब नॉन हीम क्या होती है? नॉन हीम का मतलब है कि वो आपकी जो है ना फेरिक फॉर्म में होती है। ठीक है, लाइक फेरिक मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है। और जो आप मीट से, गोश्त से आयरन लेते हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? रिड्यूस फॉर्म में। लाइक अगर आपने गोश्त से, मीट से आयरन गेन की है, तो उसको रीअब्जॉर्प्शन में लाइक फॉरन जो है ना, वो इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो है ना ट्रांसपोर्टर से पास हो जाएगा, उसमें उसको कन्वर्जन में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो प्लांट वाला होगा वो क्या होगा? वो पहले कन्वर्ट होगा, वो फेरिक टू फेरस पहले कन्वर्ट होगा फॉर इस इंटेस्टाइनल सेल से पास होने के लिए, ब्लड वेसल में जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको बस ये याद रखना है कि प्लांट वाला जो है वो नॉन हीम होता है, लाइक ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। मीट वाला जो है आयरन, वो फेरस फॉर्म होता है। 80% ऑफ फंक्शनल आयरन इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। अब क्या होता है, जो आयरन जो हम डाइटरी आयरन जो हम आयरन लेते हैं ना, 80% तो वो आपके हेमोग्लोबिन में जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में जो हीम होता है ना, उसमें आपका पता है ना कि आयरन मेन होता है उसमें। ठीक है, तो 80% तो वहाँ जाता है, लेकिन बाकी जो बच जाता है ना, वो या तो मैक्रोफेजेस में चले जाते हैं, मायोग्लोबिन में या एंजाइम में, और या लिवर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और फेरेटिन की फॉर्म में होते हैं। वो आगे कहानी है, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी रिड्यूस ऑक्सीडाइज आयरन एंड देयर फॉर इम्पोर्टेंट। ये वही चीज़ है जो मैंने बताई है कि स्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, कि वो आपकी क्या होती है? ज़रूरी है ऑक्सीडाइज आयरन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर रीअब्जॉर्प्शन पर्पस। ठीक है, तो ये होगी। अब इसके अलावा ये तो आपका मतलब मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या होता है इसमें, किस तरह से होता है। अब बेसिकली कॉजेज़ क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? क्या कॉजेज़ है, लाइक वो होती, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों है? कोई तो वजह होगी ना। तो डाइटरी लेक, या तो आप कम ले रहे हो, बच्चों में आपको दिखेगा और नौजवानों में दिखेगा कि वो कम आयरन इंटेक कर रहे हैं, या इंक्रीज यूटिलाइजेशन हो रही है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग वुमेन हो गई, चिल्ड्रन होंगे, कि उसमें क्या हो रही है कि यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिहाज से आपको फिर ज़्यादा इंटेक भी करनी चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा इंटेक नहीं करते हो तो एनीमिया की तरफ बंदा चला जाता है। अच्छा, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, लाइक एब्जॉर्प्शन ही सही से नहीं हो रही। मैंने क्या कहा था कि एब्जॉर्प्शन ड्यूटेरियम में होती है। अब अगर वहाँ पे जो ड्यूटेरियम की जो वेलस सरफेस है, अगर वो एब्सेंस हो गई, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगी, तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगी। और ये कौन सी डिसीज में होता है? सीलिएक डिसीज में। इस तरह से गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जब गैस्ट्रिक एसिड ही नहीं होगा तो कन्वर्जन कैसे होगी? मैंने क्या बताया था कि HCl की बदौलत जो है वो फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट होता है और देन उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो HCl का होना भी ज़रूरी है, और ये जो सरफेस अगर नहीं होगी तो भी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो सकती है, जो कि सिलेक्ट डिसीज में होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ब्लड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब ब्लड लॉस की बहुत सारी वजूहत है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन है मैन में और पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हुकवर्म हो गया, शिस्टोसिस हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज है गट ब्लड लॉस के, तो ये आपने याद रखना है। इट में ऑल्सो अकर रिजल्ट पेप्टिक अल्सर डिसीज हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, कोलोरेक्टल